हेलो दोस्तों, मैं हूं गुरदीप सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में अपने जो पाचन तंत्र के बचे हुए भाग हैं उनको विस्तार से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली वीडियो में हमने आहार नाल के पहले भाग मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं आहार नाल का दूसरा भाग ग्रसनी, या इसे कहते हैं फेरिक्स। देखो, यह जो ग्रसनी होती है यह एक कुप्पीनुमा संरचना होती है। यदि ग्रसनी की लंबाई की बात करें तो ग्रसनी की लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। और यदि ग्रसनी की लोकेशन देखें तो यह स्थित होती है मुख गुहा और ग्रास नली के बीच में। इसके अलावा जो ग्रसनी होती है इसका कार्य होता है भोजन को निगलना व भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाना। यह जो ग्रसनी होती है यह श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का सम्मिलित भाग होता है। यानी ग्रसनी पाचन की क्रिया में भी सहायता करती है और श्वसन की क्रिया में भी सहायता करती है। इस ग्रसनी में एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस, या इसे कहते हैं घाटी ढक्कन। ग्रसनी में इस एपिग्लोटिस के बाद दो प्रकार की नाल होती है। पहली तो होती है भोजन नाल और दूसरी होती है श्वास नाल। देखो, जब हम भोजन करते हैं तो यह जो एपिग्लोटिस है यह क्या करता है, श्वास नली को ढक देता है, जिससे क्या होता है जो भोजन है वो श्वास नाल में नहीं जा पाता और भोजन सीधा कहां जाता है, भोजन नाल में। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एपिग्लोटिस ही यह सुनिश्चित करता है कि भोजन श्वास नली में ना जा पाए और वायु भोजन नाल में ना जा पाए। यह जो ग्रसनी होती है इस ग्रसनी के तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है नासाग्रसनी, या इसे कहते हैं नासोफेरिक्स। यह जो नासाग्रसनी भाग होता है यह ग्रसनी का सबसे ऊपरी भाग होता है। यानी ग्रसनी में सबसे ऊपर स्थित होता है नासाग्रसनी। ग्रसनी का दूसरा भाग है मुख ग्रसनी, या इसे कहते हैं ओरोफेरिक्स। यह जो मुख ग्रसनी भाग होता है यह ग्रसनी का बीच वाला भाग होता है। यानी ग्रसनी के मध्य में स्थित होता है मुख ग्रसनी। और ग्रसनी का तीसरा भाग होता है कंठ ग्रसनी, या इसे कहते हैं अधोग्रसनी, या इसे कहते हैं लैरिंगोफेरिक्स। यह जो कंठ ग्रसनी होती है यह ग्रसनी का सबसे निचला भाग होता है। अब पढ़ते हैं आहार नाल का तीसरा भाग ग्रास नली, या इसे कहते हैं ग्रसिका, या इसे कहते हैं ओइसोफेगस। यह जो ग्रास नली होती है यह ग्रसनी के निचले भाग से शुरू होकर के अमाशय तक होती है। यानी यह एक लंबी नली होती है। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। यह जो ग्रास नली होती है इस ग्रास नली में कुछ श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, श्लेष्म का स्त्राव करती हैं। यह जो श्लेष्म होता है यह ग्रास नली की दीवारों को हमेशा चिकना बनाए रखता है, यानी हमेशा नम बनाए रखता है, जिससे क्या होता है भोजन को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जब भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास नली की दीवारों में संकुंचन और शिथिलन की क्रिया होती है। यानी ग्रास नली की दीवारों में सिकुड़न और फैलाव की क्रिया होती है। इसी क्रिया को कहते हैं क्रमाकुंचन या पेरिस्टोलसिस। इसी क्रमाकुंचन क्रिया के कारण भोजन धीरे धीरे आगे खिसकता रहता है और अमाशय तक पहुंच जाता है। यानी अपने यह कह सकते हैं कि भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाती है ग्रास नली। अब बात करते हैं आहार नाल के चौथे भाग अमाशय के बारे में, यानी स्टोमक के बारे में। देखो, यह जो अमाशय होता है यह अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। यदि अमाशय की लंबाई की बात करें तो अमाशय की लंबाई होती है लगभग 30 सेंटीमीटर। यदि अमाशय की लोकेशन की बात करें तो अमाशय स्थित होता है ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में। यह जो अमाशय होता है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसके अलावा अमाशय का कार्य क्या होता है, भोजन का आंशिक पाचन करना। यह जो अमाशय होता है इसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कार्डियक भाग, या इसे कहते हैं जठरागम भाग। यह जो कार्डियक भाग होता है यह अमाशय के बाईं ओर होता है और यह जुड़ा होता है ग्रास नली से। कार्डियक भाग जिस स्थान पर ग्रास नली से जुड़ता है वहां होता है स्फिंक्टर। यह स्फिंक्टर क्या करता है, जब अपने भोजन करते हैं तो भोजन को अमाशय से ग्रास नली में जाने से रोकता है, यानी भोजन को उल्टा जाने से रोकता है। अमाशय का दूसरा भाग होता है पायलोरिक भाग,
या इसे कहते हैं जठर निर्गमी भाग। यह जो पाइलोरिक भाग होता है यह अमाशय के दाईं ओर होता है और यह जुड़ा होता है छोटी आंत से। और अमाशय का तीसरा भाग होता है फंडस भाग। यह जो फंडस भाग होता है यह अमाशय के बीच वाला भाग होता है, इसलिए इस भाग को ही कहते हैं मध्य अमाशय। देखो, अमाशय का ज्यादातर जो भाग होता है यानी 80% जो भाग होता है वो फंडस भाग ही होता है। अमाशय के इसी फंडस भाग में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। ये जो जठर ग्रंथियां होती है, इन जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे पहली है श्लेष्मा कोशिका या इसे कहते हैं म्यूकस सेल। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं जाइमोजन कोशिका या इसे कहते हैं पेप्टिक कोशिका या इसे कहते हैं चीफ कोशिका। और तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं पेराइटल कोशिका या इसे कहते हैं भित्तीय कोशिका या इसे कहते हैं अमलजन कोशिका या इसे कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं श्लेष्मा कोशिका के बारे में यानी म्यूकस सेल के बारे में। देखो, यह जो श्लेष्मा कोशिका होती है यह श्लेष्म का स्राव करती है और यह श्लेष्मा कोशिका कहां पाई जाती है? अमाशय की भीतरी दीवारों में। यह जो श्लेष्म होता है यह क्या करता है? अमाशय की भीतरी दीवारों की रक्षा करता है HCl के अम्लीय प्रभाव से। जठर ग्रंथियों की दूसरी कोशिका होती है जाइमोजन कोशिका। देखो, यह जो जाइमोजन कोशिका होती है ये कुछ एंजाइम्स का स्रावण करती है, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। यह जो पेप्सिन एंजाइम होता है यह प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, यानी पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का अपघटन करता है। और यह जो रेनिन एंजाइम होता है यह क्या करता है? दूध को पचाने का कार्य करता है, यानी रेनिन एंजाइम दूध का अपघटन करता है। और यह जो लाइपेज एंजाइम है यह वसा को पचाने का कार्य करता है, यानी लाइपेज एंजाइम वसा का अपघटन करता है। पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम, इन तीनों एंजाइम्स के अलावा एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है अल्फा एमाइलेज एंजाइम या इसका नाम है टाइलिन एंजाइम। यह वही एंजाइम है जो लार में होता है और लार के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। यह जो टाइलिन एंजाइम होता है यह किसका अपघटन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो अमाशय में ये जो एंजाइम्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने का कार्य करते हैं। और जठर ग्रंथियों की तीसरी कोशिका होती है पेराइटल कोशिका। देखो, यह जो पेराइटल कोशिका होती है ये स्राव करती है HCl का, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इस HCl का अमाशय में क्या कार्य है? देखो, अमाशय में यह जो HCl होता है यह जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा HCl भोजन को अम्लीय भी बनाता है, जिससे क्या होता है? जो पाचन की क्रिया है वो आसानी से होती रहती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के साथ साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हम भोजन करने के साथ पानी पीते हैं तो अमाशय में जो एंजाइम्स होते हैं वे अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते, जिससे जो अपनी पाचन की क्रिया है वो धीमी हो जाती है। इसलिए हमें खाना खाने के आधा घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। इसके अलावा अमाशय से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि अमाशय में ये जो श्लेष्म होता है, एंजाइम्स होते हैं और जो HCl होता है, इन तीनों को मिलाकर ही कहते हैं जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। यह जो जठर रस होता है इसका pH मान होता है 1.2, यानी यह होता है प्रबल अम्लीय। अब पढ़ते हैं आहार नाल का 5वां भाग, छोटी आंत या इसे कहते हैं अक्षुदांत्र या इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, यह जो छोटी आंत होती है यह अमाशय से शुरू होकर के बड़ी आंत तक होती है। यदि छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई होती है, जीवित अवस्था में तो होती है 3 मीटर और मृत्यु के पश्चात इसकी लंबाई हो जाती है 7 मीटर। यानी छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो ज्यादा होती है और व्यास कम होता है। यदि छोटी आंत की चौड़ाई की बात करें तो छोटी आंत की चौड़ाई होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। देखो, भोजन का जो सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है वो इसी छोटी आंत के द्वारा ही होता है। इसके अलावा छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत जो स्राव प्राप्त करती है वो प्राप्त करती है यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि से।
तो अब पढ़ते हैं यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं यकृत ग्रंथि, या इसे कहते हैं पक्वाशय, या इसे कहते हैं लीवर। देखो, ये जो यकृत ग्रंथि है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये जो यकृत ग्रंथि है ये 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और इस ग्रंथि का भार होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम। ये जो यकृत ग्रंथि होती है ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। इसके अलावा यकृत ग्रंथि एक रस का स्रावण करती है जिसे कहते हैं पित्तरस या बाइल जूस। यह जो पित्तरस होता है यह एक अक्षारीय रस होता है क्योंकि इसका पीएच मान होता है 7.5। पित्तरस का कार्य क्या होता है? पित्तरस का कार्य होता है वसा का पाचन करना। यह जो पित्तरस है यह एक थैलीनुमा संरचना में इकट्ठा रहता है जिसे कहते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। यह जो पित्ताशय होता है यह यकृत ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होता है। इसके अलावा यकृत ग्रंथि से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को भोजन में जहर देकर मारा गया हो उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई इसका पता चलता है यकृत ग्रंथि से। यानी यकृत ग्रंथि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का ठोस सबूत है, ठोस सुराग है। दूसरी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, या इसे कहते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड। यह जो अग्नाशय ग्रंथि होती है यह स्थित होती है अमाशय के ठीक नीचे, यानी अमाशय और छोटी आंत के बीच में होती है अग्नाशय ग्रंथि। देखो, यह जो अग्नाशय ग्रंथि है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। यह जो अग्नाशय ग्रंथि है यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या हुआ कि यह ग्रंथि हार्मोन का स्रावण भी करती है और एंजाइम्स का स्रावण भी करती है। यानी यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जो हार्मोन का स्रावण करती है। और बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जो एंजाइम्स का स्रावण करती है। तो यह जो अग्नाशय ग्रंथि है यह दोनों प्रकार की ही ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, इसलिए इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। यह जो अग्नाशय ग्रंथि है इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है अग्नाशयी रस। यह जो अग्नाशयी रस होता है इसमें कई प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम, कीमोट्रिप्सिन एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम, इलास्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करके उसे सरल रूप में बदलते हैं। यह जो अग्नाशय ग्रंथि है इसमें कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्योंकि इन समूहों का वर्णन सबसे पहले लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इन समूहों का नाम रख दिया गया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सबसे पहली कोशिका है अल्फा कोशिकाएं, दूसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं बीटा कोशिकाएं और तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं गामा कोशिकाएं, या इन्हें कहते हैं डेल्टा कोशिकाएं। ये जो अल्फा कोशिकाएं होती है ये एक हार्मोन का स्रावण करती हैं जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन। यह जो ग्लूकागोन हार्मोन है यह क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, यानी पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलता है। और जो बीटा कोशिकाएं होती है ये स्राव करती है इंसुलिन हार्मोन का। यह इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, यानी मोनोसैकेराइड को पॉलीसैकेराइड में बदलता है। और जो गामा कोशिकाएं होती है इन गामा कोशिकाओं के द्वारा स्राव होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का। यह जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है यह क्या करता है, भोजन के पाचन तथा अवशोषण में सहायता करता है। इसके अलावा छोटी आंत और अमाशय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना कि छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो अक्षारीय माध्यम में होता है, क्योंकि यकृत ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित पित्तरस होता है उसका पीएच मान भी 7.5 होता है और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित अग्नाशय रस होता है उसका पीएच मान भी 7.5 होता है। इसके अलावा ध्यान रख लेना कि जो अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है वह अम्लीय माध्यम में होता है, क्योंकि अमाशय में कौन सा रस होता है, जठर रस, और उसका पीएच मान कितना होता है, 1.2, यानी अम्लीय होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे छोटी आंत के जो बचे हुए भाग हैं, बड़ी आंत और मलाशय के बारे में।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।